हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट से पहले हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रपति की पावर है उसको देखना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और जल्दी ही हम कवर कर लेंगे। तो वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है उसको हमने देखना है। ये दो पावर हमारी रह गई थी कल के लेक्चर में जिसको हम आज पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो या वीटो शक्ति कह सकते हैं। वीटो शक्ति या फिर वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, वीटो एक तरह से जो है ये असेंट होता है, ये सहमति होती है। जैसे कि कोई भी बिल जो है अगर पार्लियामेंट में पारित हो रहा है तो उस बिल को असेंट देने के लिए कुछ पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास में। और ये पावर्स जो है डिस्क्रेशनरी भी होती है और कहीं कहीं जो है ये मैंडेटरी भी होती है, बाइंडिंग भी होती है। तो वीटो जो है सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ वीटो। वीटो आखिर कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ वीटो। तो वीटो जो है मेनली होता है कुछ प्रकार का, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। और एक और होता है हमारे यहाँ पे, वैसे सस्पेंसिव भी है, एक और होता है इनके अलावा भी, क्वालिफाइड, पर हमारे यहाँ नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो और कौन सा होता है? सस्पेंसिव। बस चार तरह के होते हैं ना। सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट। इसमें से इंडियन प्रेसिडेंट के पास के कौन कौन से वीटो होते हैं? केवल 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार जो हैं हम पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि जो बिल है वो डेड हो गया है, यानी कि प्रेसिडेंट जब बिल जो है, बिल सहमति ना दे, या इसे ऐसे लिख लेते हैं, जब बिल पर सहमति ना दे तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्वालिफाइड वीटो जो है, क्वालिफाइड वीटो ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। हालांकि इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होता है। अब क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि क्वालिफाइड वीटो में अगर प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति नहीं दी है तो वो जो है उनका जो ये वीटो है, ये सेनेट जो वहां की पार्लियामेंट होती है, सेनेट जो होती है इसमें यूएसए में, तो वहां पर इसमें वोटिंग होगी। और यदि जो वोटिंग है वो फेवर में होती है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए उनकी सहमति के लिए किसी भी तरह की वोटिंग नहीं कराई जाती। तो क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, सस्पेंसिव वीटो हमारे यहाँ जरूर है। अब सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है, ठीक है। तो इसको सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं, रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन। तो इसे रिकंसिडरेशन या फिर इसे कहते हैं विदहोल्ड असेंट। विदहोल्ड असेंट तो पॉकेट वीटो को कहेंगे, विदहोल्ड, विदहोल्ड असेंट। और इसमें हम लिखेंगे रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन यानी कि पुनः विचार किया जाए, यानी कि फिर से इस पर विचार किया जाए, पुनः विचार किया जाए। तो एब्सोल्यूट वीटो, जब प्रेसिडेंट जो है कोई भी बिल उनके पास असेंट के लिए आता है, सहमति के लिए आता है, तो वो उस पर अपनी सहमति ना दे, इसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। क्वालिफाइड वीटो जो है ये इंडिया में नहीं है, ये यूएसए में है। और इस पर क्वालिफाइड
जो भी वोट जो भी असेंट देगा प्रेसिडेंट उस पर वोटिंग होगी, और अगर मेजोरिटी है तो वो उनका असेंट मान लिया जाएगा, नहीं तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है। ये हमारे यहाँ नहीं है। सस्पेंसिव वीटो जो है ये रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि पुनः विचार करने के लिए जब बिल को भेज दिया जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि अगर उन्हें बिल लग रहा है कि उसमें वो किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं या फिर वो असेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो उसको रिकंसीडर करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए उसे भेज देंगे पार्लियामेंट के पास। और पॉकेट वीटो जो है ये है विद होल्ड असेंट। अगर पॉकेट वीटो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कर रहे हैं तो जो बिल है वो डेड हो जाता है, बिल बिकम्स डेड। तो पॉकेट वीटो जो है ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बिल को अपने पास रख सकते हैं और उस पर असेंट ना दे अनलिमिटेड पीरियड के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यूएसए में ऐसा कुछ होता है तो यूएसए के प्रेसिडेंट को 10 दिन में ही अपना असेंट बताना होता है कि वो दे रहे हैं असेंट या नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का जो पॉकेट है वो यूएसए के प्रेसिडेंट से बड़ा है। तो पॉकेट वीटो जो है इसमें विदहोल्ड असेंट है, यानी कि उन्होंने अपना असेंट दिया ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यूएसए में 10 दिन में बिल आपको लौटाना पड़ेगा सीनेट को, और सीनेट उसके असेंट देना है नहीं देना है, लेकिन 10 दिन में आप उसको सीनेट को लौटा दीजिए। तो ये कुछ वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की, इसमें याद रखना है। एब्सोल्यूट वीटो जिन पर हम इसमें निशान लगा रहे हैं, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो जो है ये पूछा भी जाता है, और ये जो वीटो पावर है ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट की। एक और जो पावर है प्रेसिडेंट की वीटो के अलावा जो पावर है, एक और पावर है, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मेकिंग ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश, तो अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये दी गई है अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद लिखना जरूरी है क्योंकि पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 123 में। तो अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अब इस अनुच्छेद के तहत जो है, यदि संसद के दोनों सदन सेशन में नहीं है, संसद के दोनों सदन, दोनों सदन सत्र में नहीं है, यानी कि सेशन नहीं चल रहा है, संसद के दोनों सदनों का जो है सेशन नहीं चल रहा है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि किसी आपातकाल स्थिति में आपातकाल स्थिति में कानून सुधार करना हो, या फिर किसी भी समय, समय जब संसद का एक भी सदन सत्र में ना हो। तो ऑर्डिनेंस जो है ये बेसिकली होती क्या है, ऑर्डिनेंस आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा वर्ड कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी की है। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को कि अभी जो है दिल्ली में GN
ये था नहीं, GNCT करके कुछ था, GNCTD। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये एक बिल जो था ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। ये जो एक्ट आया था ना, ये एक्ट आया था ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब इसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, आपको पता है, जब मैंने बताया था कि जो सिविल सर्वेंट है वो मुख्यमंत्री के परव्यू से हटा दिए गए थे। मतलब मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल है सिविल सर्वेंट पे वो नहीं रहेगा। सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर है उन पर मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं रहेगा, उस पर सेंटर का कंट्रोल रहेगा। तो ये जो प्रोविजन है ये एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था और इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी हुई थी कि ऑर्डिनेंस जो है ये जारी की जाए। तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के संसद में सत्र ना हो। जैसे कि आपको याद है कौन कौन से वो होते हैं सत्र, जैसे कि सेशन कौन कौन से होते हैं? चलो बजट से स्टार्ट करते हैं, अभी बजट हुआ है ना, बजट, एक तो बजट सेशन हो गया है ना, बजट सेशन हो गया, बजट सेशन, हाँ, तीन ही होते हैं। एक क्या होता है विंटर, इस बजट के बाद क्या आएगा, मॉनसून सेशन, है ना, मॉनसून सेशन, ये जुलाई अगस्त में चलता है मॉनसून सेशन। और तीसरा कौन सा होता है, विंटर सेशन। विंटर सेशन चलेगा आपका नवंबर दिसंबर इसमें, है ना, विंटर सेशन। तो जब ये तीनों सेशन ना हो, जैसे कि अब कोई सा भी सेशन नहीं है, बजट सेशन भी खत्म हो गया, अब इस बीच में यदि कोई भी किसी भी तरह की जरूरत आती है, कोई भी किसी भी तरह की आवश्यकता आती है, तो यदि दोनों जो सदन है वे सत्र में नहीं है, तो इस समय प्रेसिडेंट को मान लो कुछ भी करना है, मतलब कोई भी लॉ लागू करवाना है, कुछ भी करना है, तो वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इस ऑर्डिनेंस का जो वो होगा, कह सकते हैं लाइफ होगी, कितनी तक लाइफ हो सकती है, बस 6 मंथ तक की लाइफ होगी। इस ऑर्डिनेंस की 6 मंथ तक की लाइफ होगी। और 6 मंथ में भी इसको जो आने वाला सदन है, जैसे कि मान लो इन्होंने अब पारित कर दिया, अब इस दौरान इन्होंने कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर दी प्रेसिडेंट ने, तो आने वाले सत्र में उसे इन्हें पास कराना पड़ेगा, है ना। अभी तो कर दिया, लेकिन जैसे ही अब मॉनसून सेशन आएगा उसे मॉनसून सेशन में इसे पारित करवाना पड़ेगा। तो ये है, एक ऑर्डिनेंस की लाइफ बहुत कम होती है और ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आप जारी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक केस था, इस केस का नाम मुझे ऐसे याद आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। इसमें था डीसी वाधवा केस। अब डीसी वाधवा केस में क्या हुआ था, बेसिकली बिहार और यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो अभी स्टेबल हुई है। पहले बिहार और यूपी में स्टेबलाइजेशन नहीं था पॉलिटिक्स में, बिहार में तो आज भी नहीं है, मुख्यमंत्री रातों रात चेंज होते रहते हैं और चेंज भी क्या, पार्टी इधर उधर बदलते रहते हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब तो वो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे ही करेंगे। तो वो क्या कर रहे थे, बिहार में केस हुआ था कि एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार प्रोमिगलेट करवा रहे थे गवर्नर से। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस में कहा कि बार बार यानी कि पुनः जो है अगर आप अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड माना जाएगा। यानी कि आप उसे किसी मॉनसून सेशन में पारित नहीं कराए बिना उसे बार बार जारी किए जा रहे हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। अब इसको इस बिल के थ्रू से समझो आप, GNCTD के। तो ये जो बिल था, इस बिल में ये लिखा हुआ था कि जो सर्विसेज है, यानी कि सिविल सर्वेंट जो है वो सर्विसेज है, वो मुख्यमंत्री का उन पे कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगी, पकड़ नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से इसका इतना विरोध हुआ कि ऑर्डिनेंस जारी करके ही क्यों ये एक्ट लेकर आए हैं, ये किसी संसद के किसी सत्र में भी तो हो सकता था। फिर ये ऑर्डिनेंस आने वाले सेशन में जो है पारित करवाई थी। तो आपको इस बात को याद रखना है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, ये अनुच्छेद 123 में दी गई है। अगर संसद का कोई भी सत्र सदन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। कोई आपातकाल की स्थिति आ गई, आपातकाल का मतलब इमरजेंसी नहीं लगी, मतलब ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई हैं। जैसे कि मैंने आपको आपको एक चीज याद दिलाऊं, कोविड 19 के टाइम में आपातकाल जैसे हालात थे, तो कोविड 19 में आपने कुछ
कुछ कानून सुने होंगे, जैसे कि ये सुना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना, PMGKY। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, इसमें काफी सुधार हुए थे। चला तो पहले से रखी थी ये तो, लेकिन इन्होंने फिर इसमें कुछ सुधार किए कि इतना जो है गेहूं और चावल जो है फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, इतने महीने तक। तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ही आया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से संसद का सत्र तो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, है ना, लॉकडाउन तो चारों तरफ, सब अपने वर्क फ्रॉम होम था। तो इस वजह से क्या हुआ, PMJKY भी ऑर्डिनेंस के थ्रू ही नोटिफिकेशन आया था। तो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी का मन किया और उन्होंने कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर दी, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन उसमें आपको फिर सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर किसी ने केस कर दिया कि ये तो इसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, उसे क्या कहते हैं, अध्यादेश, है ना। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में दी गई है। कोई भी स्थिति ऐसी आती है तो प्रेसिडेंट जो है वो जारी कर सकता है, लेकिन उसकी जो लाइफ होगी वो 6 महीने तक की होगी, यानी आने वाले सेशन में जो है उसे पारित करवाना पड़ेगा, और बार बार नहीं जारी कर सकते। जैसे मान लो ये जारी कर दिया और विंटर सेशन, मॉनसून सेशन आया, इन्होंने इसमें पारित ही नहीं करवाया इसे, संसद में जब सब लोग बैठेंगे उनको भी तो दिखाना पड़ेगा, उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। तो फिर जब ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया ही नहीं, पारित ही नहीं हुई, तो इसे दोबारा विंटर सेशन में वो कर दिया, रिफॉर्मुलेट, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते आप, वो वहीं डेड हो जाएगा, 6 महीने बाद अपने आप को डेड हो जाएगी अगर इन्होंने यहाँ पास नहीं किया। तो ये है प्रोविजन, ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार आप उसे पारित करते रहे। तो ये आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गई, ये आपकी वीटो पावर होगी। वीटो पावर को मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत अजीब वर्ड है और उन वर्ड को आप नहीं याद कर पाओगे। आप ऐसे ही याद रखना, एब्सोल्यूट वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड यूएसए के पास है, हमारे यहाँ नहीं है। और यूएसए के प्रेसिडेंट का पॉकेट जो है छोटा है, इंडिया के प्रेसिडेंट का पॉकेट काफी बड़ा है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड टाइम तक जो है वो बिल को अपने पास रख सकता है। अब इसको लेकर अभी केरल में और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वहां के गवर्नर ने बहुत सारे बिल जो है वो असेंट देने के बाद वापस ही नहीं किए, असेंट नहीं दिया, वापस ही नहीं किए, और उसकी वजह से उन कंसर्न राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था। तो ये हम गवर्नर में पढ़ेंगे, लाइकली गवर्नर में सही रहेगा आप लोगों को ये बात पढ़ाने में। विद होल्ड असेंट, विद होल्ड का मतलब है असेंट दिया नहीं, रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। हाँ, मतलब असेंट मतलब सहमति। जैसे कि मान लो इन्होंने कहा कि भाई आपको सीए को असेंट देना है, अब सीए को लेकर बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, अब प्रेसिडेंट कहेगा मुझे देना ही नहीं है असेंट, पॉकेट में रख दिया, जेब में रख दिया, बात खत्म, है ना। हाँ, किसी काम को लटका ही देना, मतलब पास ही ना होगा ये, है ना। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा किया था ये पेप्सू बिल के टाइम पे, राजेंद्र प्रसाद ने ये वापस ही नहीं किया था। हाँ, ये वापस ही नहीं किया था उन्होंने रख लिया, और फिर ये बाद में डेड ही हो गया था, ड्रॉप ही कर दिया था बिल ये फिर बाद में, है ना। तो ये वापस ही नहीं किया था, तो ऐसा हो गया। तो इस चीज को याद रखना, विद होल्ड असेंट हो गया सीए। हाँ, तो विद होल्ड का मतलब है पॉकेट में ही रख लिया, पॉकेट भी तो इसी वजह से तो इसका नाम है कि बताया ही नहीं कि मैं असेंट दूंगा हाँ या ना, बस। हाँ, कुछ ना कहे, चुपचाप पॉकेट में रख लिया, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वीटो, इनको याद रखना है। एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, और सस्पेंसिव में होता है रिकंसिडरेशन, कि दे दूंगा असेंट लेकिन आप इसको एक बार पुनः विचार कर लो, इस पर पुनः विचार करो, हाँ सोच लो फिर से, फिर बाद में दे दूंगा, उसे कहते हैं सस्पेंसिव। कि अब श्योर होने के बाद वो देंगे या नहीं देंगे तो थोड़ा डाउट में रहते हैं, तो उसे कहते हैं सस्पेंसिव। हाँ, ठीक है। तो नहीं, वीटो प्राइम मिनिस्टर के कहीं सिग्नेचर ही नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन सारे लेता है बट उसके सिग्नेचर नहीं होते कहीं भी, सिग्नेचर राष्ट्रपति के ही होते हैं, ठीक है। तो चलो अब हमारा छोटा सा एक टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वो और कर लेते हैं।
वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में, अच्छा उपराष्ट्रपति से याद आया, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने उनका नाम भी लिया था कई बार। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद तो बोला, राजेंद्र नहीं बोला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये उस समय जो इलेक्शन हुए थे, जो जब ये राष्ट्रपति बने थे, तो तभी से ही ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के ये प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही बने थे। जनरल इलेक्शन के बाद जब 1951 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, 52 में 1952 में जनरल इलेक्शन हुए थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे। बट वो इलेक्शन के थ्रू बने थे, यानी उन्हें वोट दी गई थी, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है, जो हमने बात की है, किसके थ्रू होता है? सीक्रेट बैलेट। एक तो इनका बैलेट कैसा रहता है? सीक्रेट, सीक्रेट बैलेट और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये कमेटी में ही अपने अंदर से जो वो होते हैं सदस्य, जो मेंबर होते हैं, उन्होंने ही इनको वोट दे करके इनको बनाया था पहला प्रेसिडेंट। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं। एंड प्रेसिडेंट के अगर उसमें देखा जाए तो इनके टाइम पर इन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए थे जो कि काफी सही थे। मतलब अगर ये किसी चीज से सहमत नहीं हो रहे ना, तो ये उसको विदहोल्ड कर लेते थे असेंट को। मतलब उस समय था। बट अब जो है क्रेडिबिलिटी उस ऑफिस की खत्म होती जा रही है। अब क्या है कि आपको एक तो पार्टी का सिस्टम बहुत खराब है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी भी पार्टी का रोल नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो होना चाहिए वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए कैंडिडेट, हमारे हिसाब से। और किसी का भी फेवर नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल पर्सन जो है उसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। बट अब क्या होता है, पार्टी का होता है, एक ऑपोजिशन अपना कैंडिडेट उठाती है, एक रूलिंग पार्टी अपना कैंडिडेट उठाती है। और चूंकि आपको बताइए कि रूलिंग पार्टी के वोट ज्यादा होंगे, सीट उनकी ज्यादा है, तो उन्हीं का जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये है। बाकी ये याद रखना, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर उपराष्ट्रपति में भी हम सेम क्वेश्चन करेंगे। तो उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति जो है ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस किसका है? अब हम इसमें एक वो देखेंगे सीक्वेंस। सबसे पहले है पहला नागरिक जो है भारत का, प्रेसिडेंट। भारत का दूसरा नागरिक जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। है जी, है जगदीप धनखड़। अभी प्रेजेंट में कौन है वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, जगदीप धनखड़। हाँ सर, उसमें है ये धनखड़, जगदीप धनखड़। ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। वो ही उपराष्ट्रपति होता है। हाँ, यही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप इसमें ना अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद कौन सा है? 63।
अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 63 यानी कि 63। आर्टिकल 63 करता है बात भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक बार भारत का उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। 63 बात करता है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद आप बात करेंगे 64। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 बात करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ये याद रखना। राज्यसभा को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। और राज्यसभा को जो है इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो याद रखना अगर कहीं काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ आया, क्योंकि बेटा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेयर एक्ट जो है, जो पार्लियामेंट में बना था, जब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। इनके नाम याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के क्या होंगे? ये अध्यक्ष भी होंगे, यानी कि उसके चेयरमैन भी होंगे। फिर लिखेंगे अनुच्छेद 100 सॉरी 165 65। तो अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद क्या हो? खाली हो, एम्प्टी हो, है ना? पद कैसा हो? वैकेंसी को क्या कहते हैं? मतलब पद तो हो गया, खाली को क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में? अगर पद खाली हो, अरे वैकेंट लिख लो, है जी। हाँ, पद या तो रिक्त हो या ऐसे कह लो। जब राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो, अब ये रिक्त कैसे कैसे हो सकता है? यदि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया हो? इस्तीफा दे दिया हो। यदि हाँ, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया, ठीक है, या फिर क्या हो गया है? मृत्यु हो गई हो, या फिर उसको और क्या क्या हो सकता है? पद से हटा दिया गया हो, महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया गया हो, तो तब ये कार्य कौन करेगा? तब उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, कार्यवहन करेगा। तब उपराष्ट्रपति कार्यवहन करेगा। पहले आर्टिकल लिख लेते हैं, फिर उनके बारे में करते चले जाएंगे। फिर आता है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। और इसमें क्लोज 1 में चुनाव के बारे में है, क्लोज 2 में उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, और क्लोज 3 में दिए गए हैं उनके कंडीशन के, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। और उपराष्ट्रपति की भी आयु आपको याद रखनी है। कितनी आयु होगी उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में एक चीज याद रखना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के कौन कौन से होंगे? लोकसभा के या संसद के? ऐसे लिखो, चुनाव में लोकसभा के
लोकसभा के नामित, नॉमिनेटेड व चयनित सदस्य भाग लेंगे। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में और इस चुनाव में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपको मैंने बताया हो तो आपको याद होगा कि उसमें लोकसभा के चयनित सदस्य, चयनित मतलब जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं, या निर्वाचित, तो आप इसको निर्वाचित लिखेंगे, निर्वाचित, निर्वाचित मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। और कहाँ के सदस्य भाग लेते हैं इनके चुनाव में? जो राज्य हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग नहीं लेते। कौन ले लेता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग? राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमपी तो भाग लेते हैं लेकिन एमएलए भाग नहीं लेते। ठीक है, उसका कारण है, ठीक है, उसका क्या कारण है बेटा? जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट, है ना, हेड ऑफ स्टेट्स, यानी वो स्टेट का क्या है? हेड है। जितनी भी स्टेट है उन सबका क्या है? हेड है। तो वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर उस स्टेट में क्या है, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग गया तो कौन हेड हो गया? वहां का प्रेसिडेंट हेड हो गया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो उन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उन स्टेट का जो है उन सदस्यों का भाग लेना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इस वजह से इनके इलेक्शन में इन दोनों का भाग लिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो किसी को रिप्रेजेंट तो नहीं करता ना, उसका कार्य क्या है? एक तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करना, और जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष होना। तो इसके लिए इसमें एमएलए जो है इनकी वोटिंग का या इनके इलेक्शन का किसी भी तरह का रोल नहीं रहता है। इसको आपको याद रखना है। और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि इनका जो है उपराष्ट्रपति का, हाँ, आयु, आयु इनकी याद रखनी है। कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? आयु, न्यूनतम आयु कितनी होगी? वही 35 वर्ष। ठीक है, जितनी राष्ट्रपति की होगी वही 35 वर्ष जो है इनकी न्यूनतम आयु होती है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 जो है वो बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि इनका कार्यकाल कब तक का होगा, कार्यकाल या कार्यकाल की अवधि कब तक की होगी। तो ये भी कितने साल तक इलेक्ट होते हैं? 5 इयर्स तक, 5 इयर्स तक। ठीक है, ये 5 इयर्स तक जो है 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और ये 5 वर्ष के लिए ही इलेक्ट होते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 68। 68 बात करता है अदर कॉन्टीजेंसीज में, यानी कि कोई भी अगर जरूरत आन पड़ती है तो क्या होगा? इसमें आप लिखो, हाँ, इसमें जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है तो विद इन 6 मंथ वो इलेक्शन कराया जाएगा। विद इन 6 मंथ जो है आपको इलेक्शन कराना है। तो पद रिक्त होने के बाद, पद रिक्त होने के पश्चात कितने समय पर पश्चात चुनाव कराने की अवधि, चुनाव कराने की अवधि। तो चुनाव कराने की अवधि जो है वो इसमें दी गई है कि अगर पद खाली हो गया तो कितने समय में चुनाव हो जाता है। तो जैसे ही पद रिक्त हो जाता है तो इसमें लिखा हुआ है तुरंत। इस ऑफिस को हम खाली नहीं रख सकते। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को जो है
हम खाली नहीं रख सकते। जैसे ही पद रिक्त होता है तुरंत ही जो है उस वैकेंसी को फिल कराया जाएगा। और इसमें ज्यादातर आपको याद रखना है कि इसमें किसी भी तरह का टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, लाइक कि जिस तरह से टाइम पीरियड उसमें दिया गया था, आपको याद हो प्रेसिडेंट के में। तो इसमें कहते हैं कि अगर पद रिक्त हो गया है तो जितना एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कराए जाते हैं, जल्दी हो सके, तो जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कराए जाते हैं। और उसके अलावा फिर आप याद रखेंगे अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 69 बात करता है शपथ की, के शपथ जो है, ओथ जो है, ये दिलाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, और इनको राष्ट्रपति जो है वो ओथ दिलाते हैं। तो शपथ ग्रहण जो है वो इनकी राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। तो शपथ 69 में लिखी हुई है। अब नेक्स्ट जो इसका आर्टिकल है, जो कि यहाँ पर नहीं आएगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 70। आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है कि परिस्थितियों में अन्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेगा। कार्य करेगा। अब अन्य परिस्थिति कैसी है, तो आपको याद हो कि राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर भी जाते हैं, है ना, किसी फंक्शन में भी जाते हैं, या राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई है ना, हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उन स्थितियों में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यभार देखते हैं उस समय तक। अब हमारे यहाँ पर एक और फीचर है जो कि यूएसए के जो उसमें है नहीं, यूएसए के यहाँ जो है वो हमारे यहाँ नहीं होता। यूएसए में क्या होता है, अगर यूएसए में कोई वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, और उस वाइस प्रेसिडेंट समझ लो उनके प्रेसिडेंट ने का इम्पीचमेंट हो गया, यानी कि महाभियोग हटा लगा के उनको हटा दिया गया पद से, या उनकी डेथ हो गई, या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस अज्यूम कर लेगा यूएसए में, और वाइस प्रेसिडेंट जो है फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा, और जितना भी टाइम उस प्रेसिडेंट का बच रहा होगा वो उस टाइम तक प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या है, अगर ये उपराष्ट्रपति किसी भी कंडीशन में, यानी कि मृत्यु हो गई है, पद से इस्तीफा दे दिया है, पद से हटा दिया गया, उपराष्ट्रपति तब तक ही कार्य करता है जब तक 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो जाते, वो राष्ट्रपति नहीं बन जाता। ये है। तो यूएसए में क्या है, अगर वाइस प्रेसिडेंट है और उसने प्रेसिडेंट का ऑफिस में वो बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया, तो वो फिर प्रेसिडेंट बन गया समझो, है ना, जितना भी टाइम उसका बचा हुआ है प्रेसिडेंट का वो उस पर काम करेगा तब तक। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, 6 महीने के अंदर दूसरे चुनाव होंगे, उन चुनावों में दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा और वही प्रेसिडेंट जो है आगे कार्य करेगा। तो 70 तक हमारी बात क्लियर है। एक बार इसमें देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, एक तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है, प्रेसिडेंट के बाद सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो वाइस प्रेसिडेंट की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर बात आती है, हम अनुच्छेद वाइज चलते हैं, तो 63 बात करता है भारत के उपराष्ट्रपति की, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बात करता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, यानी कि उसका चेयरमैन होगा। और प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है, जगदीप धनखड़। अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद जो है ये रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, इस्तीफा दे दे, मृत्यु हो जाए, ये पद से हटा दिया जाए, तब उपराष्ट्रपति उनका कार्यवहन करेगा। 66 कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, कि लोकसभा के नामित व चयनित या निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, लेकिन इसमें एमपी एमएलए भाग नहीं लेंगे, यानी कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए इसमें भाग नहीं लेते। उम्र की अगर हम बात करें, आयु की बात करें, तो आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, और वही उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना ले रखा हो। अगर किसी पद पे वो है पहले से, तो वो पद छोड़कर ही वो इस पद पर आ सकता है। और क्वालिफिकेशन में अगर बात करें, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के लिए क्वालिफिकेशन है, यानी कि योग्यता, लोकसभा
वह राज्यसभा के सदस्य बनने की जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन इनके लिए भी होगी। ठीक है, अगर ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन फुलफिल कर सकते हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर इनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है। 68 बात करता है कि पद रिक्त होने के पश्चात चुनाव कराने की अवधि जो है, तो ऐसा कहा जाता है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, शीघ्र, इसे हिंदी में कहते हैं शीघ्र अतः शीघ्र, शीघ्रता, शीघ्र अति शीघ्र। शीघ्र अति शीघ्र का मतलब है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराए जाते हैं। टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए दिया हुआ था 6 महीने। ठीक है, अनुच्छेद 69 बात करता है शपथ की, एक शपथ ग्रहण करेंगे तभी वो ऑफिस में एंटर करते हैं। 70 बात करता है अन्य परिस्थितियां जिनमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेगा। फिर आपको आर्टिकल 71 याद रखना है। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, के चुनाव से संबंधित सभी प्रश्नों में अगर क्वेश्चन उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, एससी का निर्णय फाइनल होगा, निर्णय अंतिम होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर निर्णय दे दिया है तो वही निर्णय जो है अंतिम होगा। और अब ये जो है इसमें एक और बात है जो कि पूछी भी जाती है कि मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर रहकर जो है किसी भी तरह का डिसीजन लिया है और मान लो उनके इलेक्शन वॉइड हो गए, ये दोनों पद पर थे, मतलब इन्हें इलेक्ट कर लिया गया, इलेक्ट करने के बाद इनके इलेक्शन में कमी पाई गई, त्रुटि पाई गई, यानी कि इनका इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है या फिर मतलब चीटिंग से हुआ है, कह सकते हो धोखाधड़ी से हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और तब तक ये दोनों पद पर बने हुए हैं कि फैसला आ जाए जब तक, और इन्होंने कोई फैसला लिया है, मान लो इन्होंने कोई एक्ट पास करवा दिया, एक्ट पे सिग्नेचर करे, उपराष्ट्रपति ने भी कोई फैसला लिया है या फिर राष्ट्रपति ने किसी ट्रीटी को साइन कर लिया, संधि कोई साइन कर ली किसी कंट्री के साथ, तो क्या इनके एक्शन भी खत्म हो जाएंगे? मान लो मैं राष्ट्रपति हूँ, ठीक है, और मैंने उस पद पे बैठ के बहुत सारे निर्णय ले लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन कह दिया कि भाई आपका जो चुनाव था वो गलत तरीके से हुआ था तो आप राष्ट्रपति नहीं है, तो वो जो मैंने निर्णय आज लिए हैं क्या कल वो खत्म हो जाएंगे? नहीं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने किसी भी तरह का निर्णय ले लिया है और अगले ही दिन उनका या कुछ समय बाद उनका जो चुनाव है वो वॉइड घोषित हो जाता है, रद्द हो जाता है कि गलत तरीके से हुआ था, तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय खत्म नहीं होंगे, वो चलेंगे, है ना, तो उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो चलेंगे। तो इसमें लिखना कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा और उनके यानी कि राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय, राष्ट्रपति उनके द्वारा लिए गए निर्णय या कार्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय या कार्य बने रहेंगे, बने रहेंगे ही लिख लो, बहुत टेक्निकल नहीं लिखवाना मुझे, बने रहेंगे, ठीक है, वो बने रहेंगे, बाकी चाहे उनको हटा दिया जाए। तो ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 71 बात करता है इसके बारे में। तो आई होप कि उपराष्ट्रपति आपका अब क्लियर होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है 63 में, 64 में कि वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, 65 में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वो अध्यक्ष वो उसके कार्य करेगा राष्ट्रपति के, 66 में चुनाव लिखा हुआ है, पूछा जाता है, मिलान करने के लिए दिया जाता है आपको, इवन यूपीएसआई में भी मैं आपको बताऊं मैचिंग भी दे दी जाती है और आपसे मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि ये आर्टिकल किससे मैच करता है, तो आप मिलान भी याद रखेंगे।
आयु अगर रखेंगे तो 35 वर्ष न्यूनतम होती है और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। 67 में लिखा हुआ इनका कार्यकाल, कार्यकाल मतलब इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 68 में अगर पद खाली हो गया तो उसके बाद चुनाव कराने की अवधि। 69 में शपथ। 70 में कोई अन्य परिस्थिति आ जाती है तो उस उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा। और 71 में 70 में और 71 में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होगा और उनके द्वारा कोई भी कार्य किया गया है, एक्ट या निर्णय लिया गया है तो वो जो है बना रहेगा फोर्स में, वो खत्म नहीं हो माना जाएगा। तो आई होप यू लाइक द सेशन और आपको उपराष्ट्रपति आई होप कि अब क्लियर हो गया हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसे सॉल्व किया है और चूंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको इजीली याद कर पाए। बट हाँ, अगर इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।